साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर यस्टरडे का रिवीजन करेंगे, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपका स्टैटिक जीके। ज़्यादातर प्रश्न आपसे स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ गई है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के भी कल ही आंसर की आ गई जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल 2021 की भी जो है यहाँ पर आंसर की आ चुकी है। तो इन सब के जो भी प्रश्न आए हुए हैं इन सब परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिल्कुल पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके, जिससे कि आपको रियलिटी में पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो वो प्रश्न और उनसे संबंधित सभी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में लिया जाता है। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामायण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आजमगढ़, अयोध्या, वाराणसी या फिर चित्रकूट? चलिए आंसर देखें। सही आंसर बी, यानी कि अयोध्या में जो है हाल ही में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा का प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि केरल में जो है यहाँ पर मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया। आइए शुरू करते हैं टुडे करंट अफेयर 1 सितंबर 2021 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी और उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है स्टुअर्ट बिन्नी। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी ने प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बिन्नी ने कर्नाटक के साथ में अपना कैरियर शुरू किया था और 6 टेस्ट, 14 एक दिवसीय और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जून 2014 में ढाका में एक वनडे में सिर्फ 4 रन देकर 6 विकेट लेकर बांग्लादेश के विरुद्ध गेंदबाजी में एक दिवसीय प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया। तो पूरे विश्व में एक दिवसीय प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का जो है रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्टुअर्ट बिन्नी के नाम है। एक मैच में 4 रन देकर के 6 विकेट इन्होंने लिए थे, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ स्टैटिक के प्रश्नों की बात कर लेते हैं, कुछ क्रिकेट की ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती रहती हैं। तो ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, एशिया कप, आज जो भी ट्रॉफियां हैं वो सब क्रिकेट से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार किस जिले में मसाला पार्क स्थापित कर रही है? चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर या फिर कोपल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि चिकमंगलूर में जो है यहाँ पर मसाला पार्क की स्थापना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मसाला पार्क की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो कर्नाटक सरकार ने चिकमंगलूर जिले के अम्बले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड 10 एकड़ के भूखंड पर यह सुविधा विकसित करेगा, यानी कि 10 एकड़ के भूखंड पर मसाला पार्क की स्थापना कर्नाटक के द्वारा की जा रही है। कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योग विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगी। तो इनका काम क्या रहेगा कि कृषि को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके उस पर कार्य करना इनका मुख्य रूप से कार्य रहेगा। यह जिला कॉफ़ी के अलावा मसालों के लिए भी जाना जाता है। तो जो आपका चिकमंगलूर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी होती है, इसके अलावा मसालों का भी उत्पादन किया जाता है। और आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउ पोलो को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साउ पोलो जो है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न,
इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक मॉडल कौन सी आईआईटी द्वारा विकसित किया जा रहा है? आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक मॉडल तैयार किया जा रहा है। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है? तो जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, ये सब जब ख़राब हो जाते हैं तो आप इन्हें फेंक देते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मिल करके एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। इसके प्रबंधन के लिए जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा ई सोर्स नामक मॉडल चालू किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हितधारकों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक एक अभिनव मॉडल की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये किस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाता है, जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, इनको रीयूज किया जा सके, उसके लिए कार्य कर रहा है कौन? आईआईटी मद्रास। ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यानी कि आपका सामान खराब हो गया है तो उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो है ये काम कौन इस प्रकार कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में आपूर्ति श्रृंखला भी प्रदान करेगा। ठीक है, यही कुल मिलाकर के जिसको भी खरीदना होगा और जिसको भी बेचना होगा उनके बीच मध्यस्थता कौन करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा। आगे बढ़ते हैं। कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओलेक्स या फिर मिंत्रा। आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि अमेजॉन ने यहाँ पर कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ में साझेदारी की है। अब ये सर कारीगर मेला क्या है, कैसे काम करेगा, ये सारी जानकारी आइए देते हैं। तो अमेजॉन ने कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ में साझेदारी की है। यह देश भर के स्थानीय जनजाति कारीगरों और बुनकरों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों के अनूठे चयन के लिए समर्पित स्टोर फ्रंट है। यानी कि जो भी कारीगर यहाँ पर हाथ से निर्मित चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आपकी दरी हो गई, कालीन हो गई, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन बेचने के लिए यहाँ पर अमेजॉन इंडिया ने ट्राइब्स इंडिया के साथ में साझेदारी की है। ट्राइब्स का मतलब समझ रहे हैं, जनजाति लोग जो भी यहाँ पर जनजातियों के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, इस पहल के माध्यम से अमेजॉन कारीगरों से अपने उत्पादों को बेचने में मदद करेगा, साथ ही विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर उनके व्यवसाय को लॉन्च करने, मार्केटिंग करने, देश भर में ग्राहकों तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नामक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। आंसर देख लें, सही आंसर सी यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को छत के नीचे कई सेवाएं लगभग 18 जो है लाभ यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। यह विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, पश्चिमी और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी गरीब विधवाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुंबई को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह। आंसर देख लें, सही आंसर है ए यानी कि एम वेंकैया नायडू के द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंसो ने लिखा है। लिखा किसने है? तो केजे अल्फोंसो ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। यह पुस्तक संसदीय प्रारूप के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन का बखान करती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उपराष्ट्रपति ने उन 28 लेखकों के प्रयासों की भी सराहना की है जिन्होंने पुस्तक में 25 निबंधों का योगदान दिया है। तो 28 लेखकों ने यहाँ मिलकर के 25 निबंधों का योगदान दिया है। तो उन सबके लेखकों के भी प्रयासों की जो है यहाँ पर सराहना की गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 1 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के किस पूर्व नेता के नाम पर प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने की घोषणा की है? बाबूलाल गौर, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश सत्यार्थी या फिर दिग्विजय सिंह। आंसर देख लें, सही आंसर बी यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर यहाँ पर एक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है।
देखिए, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। बिना विवाद की ज़मीन को चिन्हित कर इसे बनाया जाएगा। यह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर जो भी भाजपा के कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। सीएम शिवराज ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में उनके चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि उनके त्याग और तपस्या और पुनीत विचार सदैव हम सब पर राष्ट्रीय समाज सेवा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खुलेगा, तो मध्य प्रदेश में किसके नाम पर? कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 सी इज इंडियाज फर्स्ट प्रिंसेस में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने खिताब जीता है? अमृता त्रिपाठी, नेहा शर्मा, कनक तिवारी, भूमिका देसाई। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि अमृता त्रिपाठी के द्वारा अभी हाल ही में यह खिताब जीत लिया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो विवाहित महिलाओं की प्रतियोगिता मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 इंडियाज फर्स्ट प्रिंसेस में भोपाल की फिजियोथेरेपिस्ट अमृता त्रिपाठी ने खिताब जीता है। तो याद रखना है ये कहाँ की निवासी हैं? भोपाल की ये निवासी हैं। यह खिताब जीतने वाली अमृता मध्य प्रदेश से पहली कांस्टेंट रही हैं। यह कार्यक्रम 17 से 22 अगस्त गुरुग्राम के एक होटल में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया था। पूरे भारत के 24 फाइनलिस्ट के बीच 6 दिनों की प्रतियोगिता में देश भर से प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसमें से अमृता को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें मिसेज इंडिया यूनिवर्स का ताज अभिनेत्री एवं मॉडल ऋचा सिंह बिजलानी के द्वारा पहनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रही स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र, अग्नि, शिव या फिर विष्णु? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। और वेदों की बात कर लेते हैं तो वेदों की संख्या 4 है और एक वेद त्रयी होता है, जिनमें 3 पवित्र वेदों को रखा गया है, जिसमें कि अथर्ववेद को नहीं गिना जाता है। यानी कि कई बार प्रश्न पूछा गया कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं किया जाता है, तो जो अथर्ववेद है उसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको अथर्ववेद को ही जादू टोना वशीकरण का वेद कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। सही आंसर बी, यानी कि नाभ की संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो नाभ की संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभ की संलयन में 2 अणु आपस में जुड़ करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जबकि नाभ की विखंडन में एक अणु 2 अणुओं में टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? रॉकेट द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में यूपीएससी पीईटी के शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी पीईटी और एसएससी सीजीएल परीक्षा में सीधे आए हुए प्रश्न, सीधे एग्जाम पेपर से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं स्क्रीनशॉट के साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूपीएससी पीईटी के शिफ्ट 1 के प्रश्नों के बारे में। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं स्थित है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है जो भी राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और इनके जो सदस्य होते हैं उनका तीन वर्षों के बाद में इनका जो है मतलब कि रिटायरमेंट होता रहता है, लेकिन कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। सर, संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यूएनओ के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न भी अभी हाल ही में आया हुआ है। तो जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम या फिर वियना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में स्थित है। द हेग एम्स्टर्डम जो है प्रांत में ही स्थित है। द हेग यहाँ पर मुख्यालय स्थित है। वियना की बात कर लेते हैं। तो ओपेक संगठन जो है, जो पेट्रोलियम के संगठन ओपेक हैं, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो वियना में स्थित है। और जिनेवा में तो बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय स्थित है। लगभग सभी चीज़ों का मुख्यालय जो है वो आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। 70% जो भी मुख्यालय है वो आपको जिनेवा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है वाराणसी। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। राहुल मालवीय ने वाराणसी बताया है, प्रज्ञा 996 ने वाराणसी बताया है, सेवक वर्मा ने वाराणसी बताया है। ठीक है, उसके बाद पुरुषोत्तम परमार ने वाराणसी बताया, सचिन पारसन ने वाराणसी बताया है, शिल्पा वानखेड़े ने वाराणसी बताया है। उसके बाद में विमलेश्वर चंद्र कृष्ण ने भी यहाँ पर वाराणसी बताया। काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी, विमलेश्वर जी। उसके बाद में पूजा दांगी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। धर्मेंद्र सूर्या ने बिल्कुल सही बताया है। और अनिल डाबरे ने भी बिल्कुल सही जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए आज का प्रश्न, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो यही आपको कमेंट करना है कि शक्ति स्थल के नाम से किसकी समाधि को जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्हें यहाँ पर भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो अब आपको यहाँ पर एक हिंट भी मिल गई है। तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।